हेलो फ्रेंड्स, जीके इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है जीके एमसीक्यू सीरीज़। आज हम संविधान के कुछ बेहतरीन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कार्यवाही हेतु गणपूर्ति यानी कोरम के लिए कुल संख्या का 1/10 होना आवश्यक नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा संसदीय समितियां, क्योंकि संसदीय समितियों की कार्यवाही के लिए 1/10 सदस्य गणपूर्ति होना आवश्यक नहीं है। बाकी शेष के लिए गणपूर्ति 1/10 होना आवश्यक है। कि राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद आदि के लिए 1/10 सदस्य गणपूर्ति होना आवश्यक है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई गई संयुक्त संसद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक यानी कि राज्यसभा व लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? और ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई गई है। तो इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जिसे नामित करता है वो इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, वो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असंगत है यानी कि गलत है, असुमेलित है? तो इसका जवाब हो जाएगा गणराज्य यूके से बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। गणराज्य को फ्रांस से लिया गया था और बाकी जो ऊपर वाले 3 हैं वो सही हैं। यानी कि उद्देशिका यूएसए से ली गई है, उद्देशिका की परिभाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और उद्देशिका फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है और गणराज्य फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगत है यानी कि कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है और ये कथन बिल्कुल सही है। बाकी तीनों गलत हैं, क्योंकि विधि बनाने की प्रक्रिया यूके से ली गई है, विधि का शासन यूएसए से लिया गया है और विधि की स्थापित प्रक्रिया वो जापान के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची के 5 विषय वन, शिक्षा, नाप व तोल तथा वन्य जीव एवं पक्षियों के संरक्षण तथा न्याय का प्रशासन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो इन सभी 5 विषयों को 92वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको संविधान में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा नहीं होता है? ये याद रखना है, कन्फ्यूजन करने वाले प्रश्न है ये। तो इन चारों का यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य, प्राक्कल समिति और विधान परिषद के सदस्यों का, पूरे चारों का ही एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा चुनाव नहीं होता है। क्योंकि इन चारों का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन ही राइट हो जाएंगे इसके। अगला प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूटों में से यानी कथनों में से सही कथन कौन सा है ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1, 2 और 4 कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत में उद्देशिका बना और इसकी प्रकृति न्यायोग्य नहीं है और संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। ठीक है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये कथन गलत है क्योंकि इसका संशोधन हो सकता है। इसीलिए तो उद्देशिका में 42वें संशोधन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष आदि शब्द, प्रभुत्व संपन्न ये शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति यानी कि स्टेटस क्या थी जब संविधान को लागू किया गया था? तो भारत का स्टेटस उस टाइम पे था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। अनुच्छेद दिए गए हैं और उनसे संबंधित आयोग हैं। तो अनुच्छेद 82 का संबंध है परिसीमन आयोग से, अनुच्छेद 338 का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से और अनुच्छेद 315 का संबंध है राज्य लोक सेवा आयोग से और 280 का संबंध है वित्त आयोग से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से
असत्य कथनों का चुनाव करना है। तो इनमें से सही आंसर मतलब कथन जो असत्य हैं वो हो जाएंगे पहला और दूसरा कथन असत्य है, बाकी जो 2 कथन हैं वो सही हैं। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सदस्य होते हैं और केंद्रीय सूचना आयोग में 10 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। अब बात करते हैं पहले और दूसरे कथन की। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं, इसलिए ये गलत है। और दूसरा है राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष वो 5 सदस्य होते हैं, इसलिए ये गलत है। ओके, बाकी इनमें जो दिए गए हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है निम्न कथनों को या संशोधनों को उनके वर्ष के कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा और 5वां, यानी कि 1, 3, 2, 5। कैसे? तो देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा 13 फरवरी 1931 को दिया गया था। उसके बाद में तीसरा कथन है सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 23 अप्रैल 1975 को ये भारत का 22वां राज्य बना था, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। चौथा है परिसीमन के लिए 2001 की जनगणना को आधार परिसीमन अधिनियम जुलाई 2002 में बनाया गया था, यानी कि जुलाई 2002 में इसका परिसीमन शुरू हुआ था और समाप्त ये 2008 में होता। 31 मार्च 2008 को ये परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, तो ये शुरू हुआ था जुलाई 2002 में। दूसरा कथन है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। तो ये 86वें संशोधन में बनाया गया था दिसंबर 2002 में। ओके, और अंतिम है 5वां, जो है निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की अनुमति 93वां संविधान संशोधन 2006 में दी गई थी। ओके, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 5। अगला प्रश्न है अध्यादेश द्वारा विधि को लागू करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो ये शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है बम्बई यानी कि मुंबई उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा पुणे व नागपुर। यहाँ पर पुणे मुंबई के क्षेत्राधिकार में आता है, परंतु इसके साथ ऑप्शन में नागपुर होने की वजह से ये कथन गलत हो जाता है। बाकी शेष में उच्च न्यायालय में उसके क्षेत्राधिकार में है, बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है, यानी कि महाराष्ट्र आता है, गोवा आता है, दमन व दीव आता है और इसके अलावा दादरा नगर हवेली आती है। ये सभी बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है और पुणे भी है। बस नागपुर के साथ होने पर यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि नागपुर छत्तीसगढ़ में है, इसलिए इसके क्षेत्राधिकार में ये नहीं आता है। अगला प्रश्न है निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 के संबंध में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो देखिए, इसमें सत्य कथन मात्र एक है, यानी कि यह विधेयक राज्यसभा में पहले पेश किया था और उसके बाद में लोकसभा में ये पारित हुआ था, यानी पहले राज्यसभा में पारित हुआ था, उसके बाद लोकसभा में पारित हुआ था। ऊपर वाले तीनों कथन असत्य हैं। तो देखो, इनके सत्य कथन के बारे में देख लेते हैं कि तो इनका सत्य कथन क्या है, क्योंकि पहले हम देखते हैं सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों के आरक्षण को 3 से बढ़ाकर 4% करने का प्रावधान है 2016 के विधेयक में। निःशक्त व्यक्तियों की श्रेणियां 7 से बढ़ाकर 21 की गई है। और तीसरा है यह सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित है। ओके, ये तीनों कथनों के सही के बारे में मैंने बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है BIS के अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये हॉलमार्क है, ये मानक संस्था है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानक के अनुरूप वस्तुएं न होने पर उन्हें वापस लेने का आदेश देना। ठीक है, यानी कि अगर कोई दुकानदार है और वो कंज्यूमर उससे कहता है कि ये आपकी वस्तु मानक के अनुरूप नहीं है, तो उसे दुकानदार को वापस लेनी पड़ेगी और ये आदेश BIS द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो ऊपर वाले दोनों कथन हैं वो गलत हैं। ठीक है, क्योंकि मानक के अनुरूप होने पर वो रद्द नहीं क्या करेगा उसका लाइसेंस, और मानक के अनुरूप होएगी कोई वस्तु तो उसे रिप्लेसमेंट क्यों करेगा। ओके, तो यहाँ पर सी कथन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार कब दिया गया था? तो ये अधिकार सन 1919 के भारतीय प्रशासन अधिनियम में दिया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुधारों को उनके कालक्रम के आधार पर लगाना है। कुछ सुधार किए गए थे भारत में, तो उनके कालक्रम यानी वर्ष के कालक्रम के अनुसार जमाना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 2, 1, 3, 4, यानी पहले पांचवा कथन, फिर दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा और फिर चौथा हुआ था। अब इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, क्यों हुआ ये लाइन, क्यों है सही। तो सबसे पहले कलकत्ता यानी कोलकाता के गवर्नर को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अगला है दूसरा, तो पहली बार कार्यकारी पार्षदों को प्रश्न पूछने का और बजट पर चर्चा का अधिकार दिया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 में। अगला है पहला, तो प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 में किया गया था और इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं। अगला है तीसरा कथन, मद्रास या चेन्नई बम्बई या बॉम्बे में स्थानीय विधानमंडलों का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है। और अंतिम है संघीय न्यायालय की व्यवस्था, यह भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत है। तो फिर तीसरे और चौथे कथन में तीसरा पहले क्यों है, तो यहाँ पर चौथा कथन जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत तो है, पर इसे 1 अक्टूबर 1937 से शुरू किया गया था संघीय न्यायालय की व्यवस्था को भारत में, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 5, 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। यहाँ पर पंडित नेहरू ने, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से, राजस्थान के नागौर जिले से भारतीय पंचायती राज की शुरुआत की थी। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्न में से संघ सूची में कौन से विषय शामिल हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि टेलीफोन व जनसंख्या इसमें सूची में शामिल है, संघ सूची में। ठीक है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन डेली मिलती रहे। ओके, धन्यवाद।